जय हिंद स्टूडेंट्स। अब अगला लेसन आप लोगों का लेसन नंबर 6 विश्व मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट, जिसमें हम पहला पार्ट लेकर चलेंगे कि मानव अधिवासों परिभाषा व प्रकार। तो पहला पार्ट है मानव अधिवासों की परिभाषा और प्रकार। मानव अधिवासों से क्या तात्पर्य है? तो पहले अगर हम बात करें कि अधिवास होते क्या है, सेटलमेंट होते क्या है। अधिवास मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहा जाता है। कि मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहा जाता है। कि मानव के द्वारा जो भी स्वयं के रहने के लिए, अपने परिवार को रखने के लिए जो भी संरचनाएं विकसित की जाती है, वो संरचनाएं मानव अधिवासों की श्रेणी में आती है। एक अधिवास की अगर हम बात करें, एक अधिवास में मकान या घर अधिवास की सबसे मूलभूत इकाई होती है। यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है कि अधिवासों की मूलभूत इकाई क्या होती है। अधिवासों की मूलभूत इकाई होती है मकान या घर। मकान या घर को अधिवासों की मूलभूत इकाई कहा जाता है। अधिवासों से तात्पर्य केवल मकान ही नहीं होता। अधिवासों से तात्पर्य मकान के अलावा उस मकान के चारों ओर का जो बाहरी क्षेत्र होता है, परिधि क्षेत्र हो सकता है, कोई गली हो सकती है, पगडंडी हो सकता है, चबूतरा हो सकता है, इन सब का जो सम्मिलित समूह होता है, उस समूह को अधिवास कहा जाता है। अधिवासों की एक परिभाषा की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे एक विद्वान है ब्लास, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, जिनका नाम पहले भी आप लोगों ने सुना होगा। मानव द्वारा स्वयं के रहने के लिए और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जो संरचना विकसित की जाती है, उसे अधिवास कहते हैं। ये परिभाषा विडाल डिला ब्लास की, कि मानव द्वारा स्वयं के रहने के लिए और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो भी संरचनाएं निर्मित की जाती है, वो क्या कहलाती है? मानव अधिवास कहलाती है। अब बात आती है मानव अधिवासों की उत्पत्ति कब हुई। उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में हम आदि मानव से लेकर वर्तमान तक की बातें करते हैं। तो प्राचीन काल में जब मानव आदि मानव के रूप में रहता था, उस समय मानव कोई अधिवास बना के नहीं रहता था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। लेकिन धीरे 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 मानव ने क्या किया? कृषि करनी शुरू कर दी, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, अपने परिवार को रखना शुरू कर दिया। तो जैसे उसने कृषि करना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, परिवार को रखना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ मानव ने क्या करना शुरू कर दिया? अपने अधिवास बनाने या अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे। प्राचीन काल में मानव के द्वारा जो घर बनाए जाते थे, वो घर अस्थायी प्रकार के होते थे। कि मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहता था, तो अस्थायी तंबू, झोंपड़ियां वगैरह आदि बना के अपना जीवन यापन करता था। फिर धीरे धीरे समाज का विकास होता गया, और जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया, उसके साथ साथ ये जो अस्थायी अधिवास है, ये अस्थायी अधिवास धीरे धीरे स्थायी अधिवासों में परिवर्तित हो गए। और इनके आज हमें अगर रूप देखने को मिलते हैं, तो एक जो बस्ती है, उस छोटी सी बस्ती से लेकर एक बड़े से बड़ा महानगर भी अधिवासों की श्रेणी में शामिल होता है। एक छोटी सी बस्ती, जिसको हम पूर्वा भी बोल सकते हैं, ढाणी हो सकती है, नंगले हो सकते हैं, पल्ली हो सकता है, गांव हो सकता है, एक बड़ा नगर हो सकता है, एक महानगर होता है, इन सबको अधिवासों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से समय के साथ साथ मानव अधिवासों का विकास हुआ है। अब बात आती है अधिवासों के प्रकार या वर्गीकरण कि मानव अधिवासों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें, तो मानव अधिवासों को मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक तो उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा कार्यों के आधार पे। मानव अधिवासों को उत्पत्ति के आधार पे और कार्यों के आधार पे विभाजित किया गया या वर्गीकृत किया गया या उनको विभाजित किया गया। उत्पत्ति के आधार पे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो उत्पत्ति के आधार पे मानव अधिवासों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। तो उत्पत्ति के आधार पे अगर हम देखें तो मानव अधिवास दो प्रकार के होते हैं, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। तो मानव अधिवासों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। अब सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवासों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। पहला अगर हम बात करें तो अस्थायी अधिवास और दूसरा स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास
ऐसे अधिवास जिनमें मानव कुछ ही समय के लिए निवास करता है, उन अधिवासों को अस्थायी अधिवास कहा जाता है। और फिर समय के साथ मानव उन अधिवासों को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है, वहां भी इसी प्रकार के अधिवास बनाता है, फिर उनको छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है और वहां पर भी अधिवास बना के रहता है, फिर उनको छोड़ के चला जाता है। इस प्रकार से मानव के द्वारा जो अधिवास बनाए जाते हैं जिनमें वो कुछ ही समय के लिए रहता है, उन अधिवासों को अस्थायी अधिवास कहा जाता है। विशेषकर विश्व में वे लोग जो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग मुख्यतः अस्थायी अधिवासों में निवास करते हैं। कि विश्व में पशुचारण करने वाली जो जनजातियां हैं या विश्व की आदिम जो जनजातियां हैं, वो आज भी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है और वे आज भी किस प्रकार के अधिवासों में निवास करते हैं? अस्थायी अधिवासों में निवास करते हैं। अभी शुरू में मैंने बात बताई थी कि प्राचीन काल से जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया है, तो मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम अधिवास बनाए गए थे, वो अधिवास अस्थायी प्रकार के, जिनमें वो कुछ ही समय के लिए रहता था, फिर भोजन और पानी की तलाश में दूसरी जगह चला जाता था। आज भी विश्व के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रहने वाली जनजातियां अस्थायी प्रकार के अधिवासों में निवास करती है। उनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटे किस्म बन सकते हैं। तो वो देखिए, पहला एस्किमो जनजाति के इग्लू, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, अस्थायी अधिवासों की श्रेणी में आते हैं। बुशमैन जनजाति के तंबू या झोपड़ियां अस्थायी अधिवासों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका में रहने वाली मसाई जनजाति, उनके अधिवासों को क्रॉल बोला जाता है। उनकी जो बस्तियां क्रॉल, वो अस्थायी अधिवासों की श्रेणी में आती है। इसके अलावा किर्गिज है, किर्गिज जनजाति के अधिवासों को यूर्त बोला जाता है। सहारा में रहने वाली जो बद्दू जनजाति है, वो पशुचारण करने वाली जनजाति है। वे जनजाति भी अस्थायी प्रकार के अधिवासों में निवास करती है। तो विश्व में रहने वाली अनेक जनजाति है, जिनमें एस्किमो है, बुशमैन है, पिग्मी है, नागा है, गोंड है, संथाल है, मसाई है, किर्गिज है। ये जनजातियां अस्थायी अधिवासों में निवास करती है। दूसरी बात आती है स्थायी अधिवासों की। ऐसे अधिवास जिनमें मानव स्थायी रूप से निवास करता है और जीवन पर्यंत ऐसे अधिवासों में रहता है, वे स्थायी अधिवासों की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसे मानव ने विकास किया है, उसके साथ साथ अस्थायी अधिवासों ने स्थायी अधिवासों का स्वरूप ले लिया है। विशेषकर कृषि के पश्चात, जब से मानव ने कृषि करना शुरू किया था, कृषि के साथ साथ मानव ने अपने खेतों के आसपास ही अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे। खेतों की सुरक्षा के लिए उसके साथ साथ उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, अपने परिवार को रखना शुरू कर दिया था। तो इसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, मानव ने स्थायी प्रकार के अधिवासों का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिनमें मानव स्थायी रूप से बसना शुरू हो गया। आज के जो आधुनिक मानव की जो बस्तियां हैं, वो स्थायी अधिवासों की श्रेणी में आती है। इन स्थायी अधिवासों को अगर हम देखें मुख्य रूप से, इन स्थायी अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। एक ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। तो स्थायी अधिवासों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बन सकता है, अस्थायी अधिवासों के कोई उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग एस्किमो की इग्लू है, मसाई जनजाति की है, बुशमैन जनजाति के तंबू है, किर्गिज की यूर्त है, ये अस्थायी अधिवासों के उदाहरण है। और स्थायी अधिवासों में क्वेश्चन आ सकता है कि स्थायी अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, दो प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य, कि मानव अधिवासों का निर्माण क्यों किया जाता है, कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनके कारण मानव अधिवासों का निर्माण किया जाता है। मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य भौगोलिक वातावरण की कठोरता को कम करने हेतु, कि प्राकृतिक वातावरण की जो कठोरता है, जैसे सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो उनसे बचाव के लिए मानव अधिवास या मकान बना के रहता है। भोजन सामग्री के भंडारण हेतु, कि मानव के द्वारा खेती करके या अन्य कार्यों के द्वारा जो भी भोजन का संग्रहण किया जाता है उसको रखने के लिए। तीसरा, जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा करने के लिए। चौथा है विलासितापूर्ण और पारिवारिक जीवन जीने के लिए। और पांचवा आता है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक या अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए भी मानव क्या करता है? अधिवासों की संरचना या अधिवासों का निर्माण करता है। तो ये है मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य। अब बात आती है मानव अधिवासों का वर्गीकरण, विशेषकर स्थायी अधिवासों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। स्थायी मानव अधिवासों का वर्गीकरण, तो स्थायी मानव अधिवासों की अगर हम बात करें तो स्थायी मानव अधिवासों को कार्यों के आधार पर
दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा आता है नगरीय अधिवास। कार्यों के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास कौन से होते हैं, नगरीय अधिवास कौन से होते हैं? अगर हम बात करें तो कार्यों के आधार पर विभाजन करें तो मुख्यतः कार्य चार प्रकार के होते हैं। इस पहले वाले लेसन में मैंने बताया हुआ है, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य और चतुर्थ कार्य। प्राथमिक कार्यों को कृषि से संबंधित कार्य कहा जाता है और द्वितीय, तृतीय को, चतुर्थ को गैर कृषि कार्यों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ग्रामीण अधिवास ऐसे अधिवास जहां रहने वाले लोगों का जीविकोपार्जन मुख्यतः कृषि या प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होता है। कि ऐसे अधिवास जिनमें रहने वाले लोगों का जीवन यापन या जीविकोपार्जन मुख्यतः कृषि या प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होता है, ऐसे अधिवासों को ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। ऐसे अधिवासों में रहने वाले लोग मुख्यतः कृषि या अन्य प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होते हैं। इन लोगों में सामाजिक सहयोग की भावना पाई जाती है, आपसी मेलजोल की भावना पाई जाती है। ऐसे अधिवास ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। दूसरा आता है नगरीय अधिवास। ऐसे अधिवास जहां रहने वाले लोगों का जीविकोपार्जन मुख्यतः गैर कृषि या द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रकार के व्यवसायों पर निर्भर होता है या कार्यों पर निर्भर होता है, ऐसे अधिवासों को क्या कहा जाता है, नगरीय अधिवास। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद।